हाय हेलो एवरीवन। सो V2 रिटेल का Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे। आज हम रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे कंपनी के, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सो अब हम देखेंगे कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री है आने वाले क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए कैसा एक्सपेंशन रेट कंपनी टारगेट कर रही है, ग्रोथ का गाइडेंस कैसा है। प्लस इस इंडस्ट्री में और भी जो प्लेयर्स हैं लाइक आदित्य बिरला फैशन रिटेल, वी मार्ट, उनके भी कॉन कॉल को मैंने सुना है। सो वहां से क्या इंडस्ट्री के लिए इनसाइट्स आ रही है, इस ओवरऑल इंडस्ट्री का डिमांड कैसा लग रहा है, पोटेंशियल कैसा है आगे चल के, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो V2 रिटेल का रिजल्ट बहुत अच्छा आए थे Q3 में। मैनेजमेंट कह रहा है कि 9 मंथ्स में जो रेवेन्यू हमने अचीव किया है वो ऑलरेडी सरपास कर चुका है लास्ट फुल ईयर के रेवेन्यू को। पैट का नंबर भी हमारा अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर हमने 9 मंथ्स में अचीव किया है। एंड 45 स्टोर्स इन्होंने टोटल ओपन किए हैं 9 मंथ्स के अंदर, जिससे इनका टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 160 हो गया है। ये Q3 तक का डेटा था। जब कंपनी का कॉन कॉल हुआ तो तब तक कंपनी 3 स्टोर्स और ओपन कर चुकी थी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर कितना हो गया, 163 के आसपास। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि V2 रिटेल को आप किसी भी साइज के रिटेलर के साथ में कंपेयर करोगे इस इंडस्ट्री में, लाइक जो साइज में काफी बड़े हैं, जैसे 300-400 स्टोर्स हैं वी मार्ट के, या 4000 स्टोर्स है आदित्य बिरला के, उनके साथ में कंपेयर करोगे, या फिर इन्हीं के साइज के जैसे बाजार स्टाइल है जिसके 200 के आसपास स्टोर्स है, हर एक कैटेगरी के प्लेयर को कंपनी आउट परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले काफी सारे क्वार्टर से, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि किसी बिजनेस का जब बेस छोटा होता है तो ऑफ कोर्स उसको एक एडवांटेज होता है ग्रोथ में, वो हाई रेट पे ग्रो कर सकता है। लेकिन उसके साथ भी ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का कैसा एग्जीक्यूशन है, या उस बिजनेस के लिए जो डिमांड है या जो फुटफॉल है उसके उसके प्रोडक्ट को लेकर के, जो एक्सेप्टेंस है उसके प्रोडक्ट को लेकर के, वो मार्केट में किस तरीके की चल रही है। क्योंकि और भी काफी छोटे रिटेलर्स हैं जो स्मॉल बेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका ग्रोथ वैसा नहीं आ रहा है जैसे V2 रिटेल का आ रहा है। प्लस अगर आप लार्जर साइज में भी देखोगे तो वहां पे भी एक जनरल परसेप्शन क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का बेस बहुत बड़ा है तो वो काफी हाई बेस पे ग्रो नहीं कर पाएगी, उसका ग्रोथ एवरेज ही रहेगा, लाइक वी मार्ट है या आदित्य बिरला वगैरह हैं। लेकिन उसी में अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो वो अगेन 30-40% पे कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि जनरलाइज हम यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये डिपेंड वही उस पर करेगा कि बिजनेस किस लेवल से एग्जीक्यूट कर रहा है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, और वो स्ट्रेटेजी मार्केट में किस तरीके से वर्क कर रही है। तो वही इंडिविजुअली एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो V2 रिटेल आपको दिखेगा लास्ट काफी सारे क्वार्टर से, चाहे बड़ा रिटेलर हो या इनके साइज का रिटेलर हो, हर एक कैटेगरी के रिटेलर को कंपनी आउट परफॉर्म करती जा रही है। इनका SSG अगर हम देखें, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 31% आया है अभी तक 9 मंथ्स के अंदर। हालांकि मैनेजमेंट का गाइडेंस सिर्फ 10% का रहता है, लेकिन काफी एक्सेलेंट नंबर्स इन्होंने अचीव किए हैं। फुल प्राइस सेल्स का 91% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्या हुआ कि 9 मंथ्स में मेरी जितनी भी सेल्स आई है, MRP पे माल बेच के 91% रेवेन्यू आया उसमें से मेरा, और लास्ट ईयर ये नंबर 85% था। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने MRP पे ज्यादा माल बेचा है, डिस्काउंटिंग वगैरह कम दी है, उसके बाद भी बेटर सेल्स ग्रोथ है, बेटर SSG है। यानी कि जो भी मेरी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है, डिजाइनिंग वगैरह है, उसकी एक्सेप्टेंस काफी अच्छी चल रही है मेरे स्टोर लेवल पे। मैनेजमेंट का कहना है कि जिस तरीके का स्केलेबल सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हमने डेवलप किया है, सो उसका ROE एंड ROCE आगे चल के दोनों इंप्रूव होंगे। देन अभी तक अगर आप इनका 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो इनिशियली इन्होंने गाइडेंस दिया था प्रॉफिट का 60 करोड़ का। 9 मंथ्स में ऑलरेडी 63 करोड़ के आसपास का पैट है कंपनी का। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि फोर्थ क्वार्टर, जो कि लास्ट ईयर इनका थोड़ा सा वीक था, 4 करोड़ के आसपास का पैट था, क्योंकि Q4 में आपका एंड ऑफ सीजन सेल होता है, तो इतना अच्छा क्वार्टर नहीं होता है ये रिटेलर्स के लिए। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इस बार फोर्थ क्वार्टर में पैट पॉजिटिव होगा, बिकॉज ईद आपका मार्च में ही आ रहा है, तो उसका एक इनको एडवांटेज मिलेगा एंड एक अच्छा पैट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो 63 करोड़ का पैट है इनका ऑलरेडी 9 मंथ्स में। अगर वाई कंपनी 20-30% से भी ग्रो करती है अपने पैट को, तो फुल ईयर पैट जो है इनका वो 70 करोड़ के आसपास आ जाता है। सो 70 करोड़ का पैट अगर आप करंट मार्केट कैप के साथ में इनको कैलकुलेट करोगे तो इनका जो फॉरवर्ड पी है वो 85-87 के आसपास आएगा। यानी करंट पी जो है कंपनी का, वो ऑलमोस्ट इनका फॉरवर्ड पी जो इनका निकलेगा FY25 के अर्निंग के बेसिस पे, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब यहां से डिपेंड ये करेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस तरीके का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं इनका, इनकी ग्रोथ वगैरह से। वहां पे डिपेंड करेगा कि कैसा स्टॉक का ट्रेंड रह सकता है, स्टॉक का सेंटिमेंट कैसा रह सकता है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जिस तरीके का 40-50% का ग्रोथ ट्रेंड हमारा चल रहा है, हमारा मानना है कि इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रोथ ट्रेंड हम नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में अभी भी 80-85% मार्केट शेयर है, एंड वो
काफी हाई पेस पे शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के फेवर में। सो वो एक बड़ा एडवांटेज है हमारे पास में। एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का इंप्रूव हुआ है एंड दो मेन रीजन इन्होंने बताए हैं। पहला तो प्रोडक्ट मिक्स। सो प्रोडक्ट मिक्स में क्या हुआ है, जैसे V2 रिटेल के पास में दो कैटेगरी है, एक है एप्पल की कैटेगरी, दूसरी है जनरल मर्चेंडाइज की कैटेगरी। अप्रैल से इनको 85 से 90% रेवेन्यू आता है, जनरल मर्चेंडाइज से 10 to 15% रेवेन्यू आता है। अब जो अप्रैल कैटेगरी है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस हायर है, तो इनका अप्रैल कैटेगरी का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हो गया इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इसीलिए एक तो एएसपी इंक्रीज हुआ है। दूसरा रीजन है कंपनी ने एंट्री प्राइस पॉइंट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वहां से एग्जिट कर लिया है। जैसे जो लेट्स सपोज कोई 99 रुपीज का कोई टी शर्ट वगैरह है, 150 रुपीज का टी शर्ट वगैरह है, उस कैटेगरी से कंपनी ने एग्जिट कर लिया है, तो उसकी वजह से भी एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। नाउ नेक्स्ट ईयर का स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस क्या है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर 100 स्टोर्स ओपन करने का हम प्लान कर रहे हैं। अब अगर आप इनका एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट करो, अभी तक 160 के आसपास टोटल स्टोर्स है कंपनी के, एंड Q4 एंड तक कंपनी का टोटल स्टोर जो है वो 180 के आसपास हो जाएगा। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि 180 के बेस के ऊपर नेक्स्ट ईयर हम 100 स्टोर और ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 55% का स्टोर एक्सपेंशन रेट मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है FY26 के लिए। एसएसजी कितना है इनका? 30% के रेंज में, हालांकि मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है 10% का, तो अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू भी लो तो 15-17% का एसएसजी कंपनी इजीली मेंटेन कर सकती है FY26 के अंदर भी। उसके ऊपर से 55% का एक्सपेंशन रेट, यानी जो करंट ग्रोथ रेट चल रहा है कंपनी का 50 to 60% का, बहुत इजीली V2 रिटेल उसको मेंटेन कर सकता है FY26 के अंदर भी, अनलेस अगर डिमांड सिनेरियो बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाता है, मतलब इकोनॉमी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर इनका जो ये वैल्यू फैशन वाला जो सेगमेंट है, मास कैटेगरी का जो सेगमेंट है, उसमें अगर कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर आ जाता है या डिमांड पे एकदम से इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें अगर नहीं हो तो 50-60% का जो ग्रोथ चल रहा है कंपनी का उसको ये काफी इजीली मेंटेन कर सकते हैं FY26 के अंदर भी। सो ये चीज हमको क्लियरली समझ में आती है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये जो 100 स्टोर्स हमको ओपन करने हैं FY26 में, इसके लिए कोई फंड रेजिंग करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इनका कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है ऑलरेडी, प्लस डेट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, हार्डली 70-80 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, वो भी शॉर्ट टर्म डेट है। तो मैनेजमेंट कह रहा है इंटरनल एक्रूवल काफी स्ट्रांग है हमारा। इस साल भी अगर आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है कंपनी की, बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है। तो मैनेजमेंट कह रहा है इंटरनल एक्रूवल के थ्रू ही स्टोर एक्सपेंशन को हम फंड करेंगे। फंड रेजिंग आगे चल के मैनेजमेंट ऑफ कोर्स उस पर सोच सकता है, बिकॉज इनका कहना है कि पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको बिजनेस को अच्छा वैल्यू मिलता है तो आपको थोड़ा बहुत कैश होल्ड करके रखना चाहिए अपने बिजनेस में, सो दैट कल को चल के लेट्स से अगर इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है और आपके पास में कोई एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आप वहां पे फुलफिल कर सकते हो, या फिर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये जो एक्स्ट्रा कैश होगा वो आपको हेल्प करेगा उस बुरे फेज को सक्सेसफुली फेस करने के लिए। तो उस चीज के लिए कंपनी फंड रेजिंग फ्यूचर में कर सकती है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए इनका कहना है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रांग है और हमारा इंटरनल एक्रूवल भी काफी स्ट्रांग है जिससे हम इसको फंड करेंगे। देन क्या ऐसा स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है जो कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में इतने अच्छे नंबर्स इनके आ रहे हैं? तो मैनेजमेंट कह रहा है वैसे तो हम बहुत सारी मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, बट एक जो मेन रीजन हमको लगता है वो है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? B2 रिटेल का अगर आप देखोगे तो 90-95% जो सेल्स है वो इनका प्राइवेट लेबल से आता है, मतलब जो इनके खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें से 35% जो सेल्स है इनका, वो इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कंपनी जो खुद इन हाउस डिजाइन करती है उनसे आता है। तो मैनेजमेंट कह रहा है ये हमने लास्ट 3-4 ईयर से इसको हमने करना स्टार्ट किया है, एंड इसमें हमारा जो असॉर्टमेंट है, हमारा जो लेटेस्ट डिजाइन के ऊपर जो हमारी पकड़ है वो काफी अच्छी है, वो एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, एंड वो हमको प्रोबेबली हेल्प कर रहा है इस बेटर नंबर्स को रिपोर्ट करने में। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अभी जो हम डिजाइनिंग पे जो हम काम कर रहे हैं वो हम जुलाई अगस्त के कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा एफिशिएंसी इसमें बहुत अच्छा है। जैसे जुलाई अगस्त में जो हमारा कलेक्शन आएगा वो अभी जो कलेक्शन है हमारे स्टोर्स में उससे बेटर होगा। देन अक्टूबर नवंबर में जो हमारा कलेक्शन आएगा हमारे इन हाउस डिजाइन के थ्रू, वो जुलाई अगस्त वाले के कंपैरिजन में काफी अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट कह रही है कि ये चीज कंसिस्टेंटली हम काफी सालों से करते आ रहे हैं, एंड मे बी ये हमको हेल्प कर रहा है इतने बेटर नंबर्स कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करने में। इनका कहना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो अभी 35% सेल्स वहां से आ रहा है, नेक्स्ट ईयर तक इसको हम 80% तक का टारगेट कर रहे हैं। तो ये इनका मानना है कि एक काफी हेल्पिंग टूल है इस मैनेजमेंट के लिए जो उनको ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है।
एसएसजी का कैसा गाइडेंस है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि वैसे तो हमने लास्ट ईयर गाइडेंस 10% का ही दिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन 31% का आया है। सो एफर्ट हमारा यही रहेगा कि करंट ग्रोथ को हम कंटिन्यू रखें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी, बट गाइडेंस के लिए इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को हम 10% के एसएसजी का गाइडेंस दे रहे हैं कि इवन अगर हम 10% का एसएसजी भी रिपोर्ट करते हैं तो भी हमारा मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। V2 रिटेल अपने न्यू स्टोर्स का आउटलुक भी चेंज कर रहा है, मतलब उसका जो लुक है, स्टोर का जो फील है, जो एस्थेटिक है, वो सारी चीजें कंपनी चेंज कर रही है। एक आर्किटेक्ट फर्म को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि बेसिकली स्टोर एक्सपीरियंस हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर फुटफॉल थोड़ा सा और कंसिस्टेंट हो जाए हमारे स्टोर्स के अंदर। प्लस इसके साथ में जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, पुराने स्टोर्स हैं, वहां पे रिफर्बिशमेंट का काम हो रहा है, मतलब जो लाइट्स वगैरह है वो 5 ईयर्स के अंदर चेंज होता है, जो फिक्चर्स वगैरह है वो 10 ईयर्स के बीच में चेंज होता है। तो वो सारी चीजें कंपनी कर रही है। प्रीमियमाइजेशन नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी वैल्यू सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट में जा रही है। इट्स जस्ट, आप इसको ऐसे ले सकते हो कि स्टोर का एक्सपीरियंस कंपनी चेंज कर रही है, कि कस्टमर जो उसमें आए उसको ऐसा ना लगे कि मैं किसी सस्ती शॉप में आया हूं या किसी सस्ती स्टोर पे आया हूं। बिकॉज हालांकि प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू सेगमेंट के अंदर है, लेकिन उसको फील ऐसा आना चाहिए कि वो एक काफी अच्छे रिटेल आउटलेट के अंदर वो शॉपिंग कर रहा है। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कंपनी ये कैपेक्स वगैरह कर रही है। इनका कहना है कि इससे हमारा जो पर स्टोर कैपेक्स है वो मे बी 5 से 10% इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में हमारा स्टोर का फुटफॉल भी बढ़ जाएगा। तो ये इनका आगे का आउटलुक है। देन इसके बाद अगर आप फोर्थ क्वार्टर का गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि 20 से 25 स्टोर्स हम और ऐड कर सकते हैं Q4 के अंदर। तो टोटल स्टोर कितना हो जाएगा FY25 में? 180-185 के बीच में, एंड 70 स्टोर्स कंपनी टोटल ऐड कर लेगी बाय द एंड ऑफ FY25, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट ईयर ये 100 स्टोर का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज क्या आ सकती है, अगर आप इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखोगे, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट पर मंथ, जो कि 1000 से भी ज्यादा है अभी तक 9 मंथ्स के अंदर। सो अगर कंपनी 100 स्टोर्स और ऐड करती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इनका बेस काफी बढ़ जाएगा, एंड जो नए स्टोर्स होंगे उनको रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट उतना जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो क्या इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कम हो सकता है, जो कि अभी 1000 से ज्यादा है? तो मैनेजमेंट का इस पे कहना है कि जो हमारे पुराने स्टोर्स हैं, अगर वो 10% का एसएसजी भी रिपोर्ट करते हैं, जैसा हमारा गाइडेंस है, तो अगर हम 10% का एसएसजी भी रिपोर्ट करते हैं, स्टिल हम कॉन्फिडेंट हैं कि नए स्टोर्स आने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है वो 1000 से कम नहीं होगा। यानी वर्स्ट केस में भी मैनेजमेंट उसको 1000 से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो उन्होंने गाइडेंस दिया है कि इसको ये 1000 से अब 1200 तक लेकर के जाएंगे। आई थिंक 1-2 साल पहले इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो है वो 600 रुपीज था। 600 से मैनेजमेंट इसको 1000 तक लेकर के आया है, और अब ये 1200 का गाइडेंस दे रहे हैं, वो भी नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो काफी अग्रेसिव गाइडेंस है कंपनी का। देन पूरी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसी है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर? तो मैनेजमेंट का कहना है हालांकि कंपटीशन इंटेंसिटी इसमें काफी इंक्रीज हुई है लास्ट कुछ टाइम में, लेकिन V2 रिटेल का कहना है कि इंडस्ट्री में स्कोप इतना बड़ा है, पोटेंशियल इतना बड़ा है कि 4 से 5 बड़े नेशनल लेवल के प्लेयर्स को ये इंडस्ट्री बहुत इजीली एकोमोडेट कर सकती है। अभी अगर आप देखोगे करंटली, तो कोई भी वैल्यू फैशन रिटेलर में कोई भी पैन इंडिया लेवल का प्लेयर नहीं है, नेशनल लेवल का प्लेयर नहीं है। सो V2 रिटेल का मानना है कि बहुत पोटेंशियल है कि 4 से 5 ऐसे बड़े नेशनल लेवल रिटेलर्स को ये इंडस्ट्री एकोमोडेट कर सकती है। सो कंपटीशन बढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ओवरऑल 6-7% पे ग्रो कर रहा है, प्लस उसमें अगर आप वैल्यू फैशन को देखोगे तो उसका पेस ऑफ ग्रोथ और ज्यादा है, एंड उसमें भी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। सो ये सारी चीजों को देखते हुए मैनेजमेंट का मानना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वैल्यू फैशन रिटेल का, ये 13 से 15% पे ग्रो कर सकता है पूरे 10 ईयर्स के अंदर। अपना ग्रोथ मैनेजमेंट 40-50% एक्सपेक्ट कर रहा है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ वो 13-15% एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इससे हमको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में किस लेवल का पोटेंशियल है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि आई मीन लास्ट 1.5 या 2-3 ईयर से अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू फैशन वाला सेगमेंट काफी हाई पेस पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। अब 2-3 ईयर्स में क्या चीजें चेंज हुई है, तो मैनेजमेंट का मानना है कि एक तो जूडियो ने एक पाथ शो किया बाकी प्लेयर्स को कि अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो उसको बड़े लेवल पे स्केल अप किया जा सकता है। दूसरा, V2 रिटेल का मानना है कि हमने खुद भी 4-5 ईयर्स पहले जो अपना ये प्रोडक्ट असॉर्टमेंट वाला, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट स्टार्ट किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि डिजाइनिंग के ऊपर, लेटेस्ट कलेक्शन के ऊपर हमारा काफी अच्छा होल्ड आया है।
एंड उससे बाकी रिटेलर्स भी कॉन्स्टेंटली एंटर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनके पास एक तो कैपिटल का प्रॉब्लम है, प्लस वो जो सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल वगैरह अपने वेंडर से, वो काफी हाई कॉस्ट पे करते हैं। जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में 10 to 15% हायर कॉस्ट उनको पे करना पड़ता है। सो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं वो शट डाउन कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें जो हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रेट सडनली हमको काफी बड़ा दिख रहा है इस वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री का। डेट अगर हम देखें वी टू रिटेल का, तो 75 करोड़ के आसपास टोटल डेट है, बट मेनली ये बिल डिस्काउंटिंग के लिए। तो वी टू रिटेल क्या करता है, जो इनके वेंडर्स वगैरह हैं उनके साथ में बेटर टर्म्स मेंटेन करने के लिए, जैसे किसी वेंडर को अगर थोड़ा सा जल्दी पेमेंट वगैरह चाहिए, इनका नॉर्मल जो क्रेडिट डेज है वो 45 से 50 डेज का रहता है। बट इन केस अगर किसी वेंडर को जल्दी पेमेंट चाहिए तो कंपनी उसको डिस्काउंट पे वो पे करती है, वो बिल डिस्काउंटिंग हो गया आपका। तो उसके लिए ये 74 5 करोड़ का डेट है। अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। देन इनका अगर आप मतलब वी टू रिटेल और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है बाकी प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो सबसे बड़ी चीज हमने ये करी है कि जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट्स है, जैसे पहले हमारे जो टी शर्ट्स थे वो 99 रुपीज से स्टार्ट हो जाते थे और 700 800 तक का हमारे पास आर्टिकल्स रहता था। तो अब हमने क्या किया है कि एंट्री प्राइस पॉइंट जो है उससे बिल्कुल एग्जिट कर लिया है, और 700 800 का भी जो प्राइस पॉइंट है उससे भी एग्जिट कर लिया है। यानी कोर जो हमारा फोकस है वो अब पूरे वैल्यू वाले पार्ट पे है। 200 से स्टार्ट होकर के 400 500 तक का हमारा प्राइस रेंज आता है। तो इस वाले पार्ट पे हमने काफी बड़ा एक डिफरेंशिएट किया है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। दूसरा, जो हम न्यू स्टोर्स को जो हम उसका एक्सपीरियंस अपलिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस डाल रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, ये हमको हेल्प करेगा कि जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास का कस्टमर है या जो मिडिल क्लास का कस्टमर है वो भी हमारे स्टोर्स की तरफ आएगा। बिकॉज एक तो उसको अच्छा फील होगा स्टोर नए स्टोर्स के अपलिफ्टमेंट करने से। दूसरा, हमारा जो प्राइस रेंज है वो काफी कंसिस्टेंट हो जाएगा और हमारी फैब्रिक की क्वालिटी के ऊपर भी हम ज्यादा वर्क कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो इन चीजों से कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मास वाला जो सेगमेंट है प्लस थोड़ा थोड़ा जो मिडिल क्लास वाला सेगमेंट है वो भी इनकी तरफ थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेटेजी से। देन इन्होंने अपनी डिजाइनिंग की टीम भी इंक्रीज करी है। तो मैनेजमेंट के पास में पहले 15 लोगों की प्रोडक्ट डिजाइनिंग की टीम थी, अब ये इंक्रीज होकर के 24 लोगों की हो गई है। तो 35% से इन्होंने टीम इंक्रीज करी है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि इनको अपना ये जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट वाला जो सेगमेंट है जिससे अभी 35% रेवेन्यू आता है, इसको 80% लेकर के जाना है। तो उसकी बैंडविड्थ को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ये और ज्यादा हायरिंग वगैरह करी है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमने 40-50% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारा एग्जीक्यूशन किस तरीके का रहता है। अगर आप देखोगे लास्ट 2 3 4 ईयर से काफी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन रहा है हमारा प्रोडक्ट के पार्ट के ऊपर, रिटेल स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो वो हमको हेल्प कर रहा है स्पेस पे ग्रो करने के लिए। सेम चीज अगर हमने मेंटेन रखी नेक्स्ट 3 5 10 ईयर्स के लिए, तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये 40-50% का ग्रोथ हम कंटिन्यू रख सकते हैं। बिकॉज अगेन इंडस्ट्री में पोटेंशियल इतना है, इंडस्ट्री में स्कोप काफी ज्यादा है, सो अपॉर्चुनिटी पूरी है हमारे पास। इबिट्टा मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी गाइडेंस दिया है कंपनी ने नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए के अंदर कंपनी यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है। देन इसके बाद इनका पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो वो 90 से 120 डेज का है। ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है कंपनी का, मैनेजमेंट कह रहा है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट पे डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं इन हाउस, तो डिजाइनिंग से जब तक वो हमारे स्टोर के शेल्फ पे आता है इस सब में 3 से 4 मंथ्स का टाइम लगता है, 90 to 120 डेज का टाइम लगता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि डिजाइन का इंस्पिरेशन लेना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है वो कोई भी रिटेलर ले सकता है। इंस्पिरेशन आप कैसे लेते हो, आप ग्लोबली ट्रैक करते हो कि किस कंट्री में कौन सा लेटेस्ट कलेक्शन आया है, कहाँ पे ज्यादा ट्रेंडी डिजाइन आए हैं, बिकॉज वही आगे चल के आपका डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी फॉलो होने वाला है। तो कंपनी कह रही है कि डिजाइन का इंस्पिरेशन लेना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो कोई भी रिटेलर ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एंड हमको लगता है वो एक हमारा कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो लगातार हम बेटर कर पा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, कि हमने इंस्पिरेशन तो लिया, उसके बाद उसको उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना, उसका पूरा डिजाइन प्रिपेयर करना, वेंडर से उसको टाइमली मैन्युफैक्चर करवाना, और विद इन 3 to 4 मंथ्स हमारे सारे स्टोर के शेल्फ के ऊपर उसको पहुंचाना। ये सब हम कर पाते हैं, वो भी अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर। ये जो 200 से लेके 400 500 का जो हमारा प्राइस सेगमेंट है, इसके अंदर हम ये सारी चीजें टाइमली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो एक हमारा बहुत मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज वही आता है।
इंस्पिरेशन तो आपने ले लिया, डिजाइन तो आपके पास आ गया, लेकिन उसको टाइम पे एग्जीक्यूट करना और वो भी अपने कॉस्ट के अंदर, उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 80 to 90% जगह पे हमारा जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में वो 25 से 30% ज्यादा है। तो ये एक तरीके से हमको दिखाता है कि वी टू रिटेल किस स्ट्रेटेजी की वजह से अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर पा रहा है। सो ये पॉइंट है। देन उसके बाद मैनेजमेंट कह रहा है कि आई मीन अगर आप फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपको बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए। तो ये कंपनी भी क्या करती है, जैसे न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, पेरिस में क्या चल रहा है, इन सारे कंट्रीज में किस तरीके के लेटेस्ट कलेक्शंस आ रहे हैं उस पे इनका फोकस रहता है एंड इमीडिएटली कंपनी उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करने का ट्राई करती है। इन्होंने 3 कैटेगरीज में बेसिकली अपने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स को। सो एक तो है इनका फैशन कैटेगरी, फैशन में आपका आ जाता है जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे ट्रेंडी है, वो वाला कैटेगरी आ गया। दूसरा आ गया आपका रेगुलर, रेगुलर में मतलब जो ट्रेंडी है लेकिन इतना लेटेस्ट नहीं है। एंड तीसरा आ गया आपका कोर, कोर मतलब एवरग्रीन, जैसे आपका कोई भी नॉर्मल जीन्स जो है वो एवरग्रीन चलता है। सो ये 3 कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड करी है। मैनेजमेंट क्या करती है, जब भी ये अपने वेंडर से बल्क ऑर्डर्स करते हैं तो नॉर्मली ये 4000 से 5000 आर्टिकल्स का ऑर्डर करते हैं अपने वेंडर से। लेकिन जब ये जो फैशन वाला जो कैटेगरी है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट है, जो कंपनी अभी लेकर के आई है जिस डिजाइन को इंडिया में, उसके लिए ये सिर्फ 400 से 500 से 1000 आर्टिकल्स ही ऑर्डर करते हैं इनिशियली। देन कस्टमर का प्रॉपर रिस्पांस देखने के बाद, पूरे स्टोर्स के ऊपर से डेटा कलेक्ट करने के बाद कंपनी बल्क ऑर्डर देती है। तो उससे क्या हो गया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरा अच्छा हो गया, मतलब मैंने हर एक स्टोर पे एक सैंपल साइज में नया कलेक्शन भी डाल दिया और उसके बाद अगर मेरे को वो कलेक्शन का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मैंने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। इन्होंने काफी अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। सो इनका कहना है कि लास्ट ईयर जैसे हमने एक पोलो टी शर्ट नया डिजाइन उसका लॉन्च किया था 3 बटन वाला। सो उसका रिस्पांस क्योंकि अच्छा आया तो इस बार हमने उसको 4 कैटेगरी के बजाय 12 कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया है। तो मतलब क्या हुआ कि जब मुझे दिख रहा है कि किसी मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स नए लॉन्च किए और किसी एक प्रोडक्ट में अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो मैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा। अब बोलने में आई मीन ये काफी इजी लगता है, लेकिन इसको कितनी एफिशिएंसी के साथ में आप टाइमली कर पाते हो, और क्योंकि आप वैल्यू में प्ले कर रहे हो, वैल्यू सेगमेंट में प्ले कर रहे हो, तो कॉस्ट भी आपको मेंटेन करनी है। सो वही सारा पॉइंट है कि कितने एफिशिएंसी के साथ में आप इसको एग्जीक्यूट कर पाते हो, वही डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कितना कंसिस्टेंट रह सकता है। तो वो सारे पार्ट पे वी टू रिटेल एटलीस्ट अभी तो काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि आरओई जो हमने अपग्रेड करने का गाइडेंस दिया है, सो हमारा टारगेट है कि इस ईयर के एंड तक 20% का आरओई हो जाएगा हमारा। देन विद इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स हमको अपना आरओई 25% तक लेकर के जाना है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर आज मैं वी टू रिटेल का आरओई देखूं या एक साल पहले अगर मैं वी टू रिटेल का आरओई देखता तो मुझे दिखता 10%, 15% से भी नीचे का आरओई है, इनफैक्ट 8-10% का आरओई है। सो मुझे ये मीडियोकर बिजनेस लगता। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि नंबर्स जो है वो आपको पास्ट दिखा रहा है, एंड कॉन कॉल, मैनेजमेंट का कमेंट्री और बिजनेस का परफॉर्मेंस या बिजनेस की स्टोरी ये आपको उसका फ्यूचर दिखा रहा है। आई मीन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो फ्यूचर ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन मार्केट किस पे रिवॉर्ड करता है एक स्टॉक को कि उसकी फ्यूचर की होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। जैसे वी टू रिटेल का आज पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये कंपनी आगे चल के 20-25% का आरओई अचीव कर सकती है। सो मार्केट इसके बेसिस पे रिवॉर्ड करेगा। मार्केट ये नहीं देखेगा कि पिछला आरओई इसका 10% था या पीछे का आरओई 5-8% है या इसका इन्वेंट्री का प्रॉब्लम रहा है, वो सारे इश्यूज पास्ट के हैं। मार्केट इस पे रिवॉर्ड करता है स्टॉक को कि बिजनेस का आगे का स्कोप कैसा लग रहा है, आगे का डायरेक्शन कैसा लग रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स नहीं देखना, उसकी स्टोरी देखना, बिजनेस का डायरेक्शन देखना। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कल को चल के में भी नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल लैग करने लग जाए, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाए। सो वहां पे ऑफ कोर्स हमको भी अपना व्यू चेंज करना है, बिकॉज मार्केट फिर जो जिस बेसिस पे उसको रिवॉर्ड कर रहा है उसी बेसिस पे इसको पनिश करेगा, क्योंकि वो 20-25% का आरओई फिर पॉसिबल नहीं होगा कंपनी के लिए नेक्स्ट 18-24 मंथ्स के अंदर ट्रैक करना। बट आज का जो परफॉर्मेंस है एंड आज का जैसा डायरेक्शन है, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे ऑफकोर्स इसको मार्केट फ्यूचर के बेसिस पे रिवॉर्ड करेगा। तो वही हमको ट्रैक करते रहना है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल में इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसको इंप्रूव करने के ऊपर फोकस है कंपनी का। सो अभी सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम क्या था पास्ट में, जो ये वेंडर्स के साथ में जो ये डील कर रहे थे वो काफी अनऑर्गेनाइज वेंडर्स थे। तो कंपनी कह रही है कि हमको उनकी तरफ से जो इन्वेंट्री वगैरह आता था वो काफी डिले आता था, बिकॉज वो ईआरपी वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन लास्ट 1.5 ईयर से कंपनी ने अपने वेंडर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, नॉलेज शेयरिंग किया है और वेंडर कंसोलिडेशन भी हुआ है, यानी कि वो वेंडर जो बहुत इनएफिशिएंट है
उनको कंपनी ने एग्जिट कर दिया है और एफिशिएंट वेंडर्स के साथ में इन्होंने काम करने पे ज्यादा फोकस किया है। इससे इनका जो एक जो इन्वेंट्री इनके पास आता था वो पहले 40% इन्वेंट्री टाइम पे आता था, अब 70% हो गया ये सारी चीजें करने से। तो पहले कंपनी इसको मैनेज करने के लिए क्या करती थी, अपने वेयर हाउसेस में एक एक महीने का जो इन्वेंट्री है वो होल्ड करके रखती थी, क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी वेंडर की तरफ से लेट आ रहा है, तो मेरे स्टोर्स में स्टॉक आउट का प्रॉब्लम ना हो, तो मैं ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखता था। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है, जो इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी है अपने वेंडर्स को, उससे कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री डेज है वो 10 to 15 डेज इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होगा। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट डेज जो हैं इनके इनके वेंडर्स के साथ में, उसको कंपनी और स्ट्रेच करने पे फोकस नहीं कर रही है। ये एक्चुअली मुझे मुझे एक और अच्छा पॉइंट लगा कि अननेसेसरी आप अपने वेंडर्स को और ज्यादा पेन नहीं दे रहे हो। मैनेजमेंट क्या बोल रही है, इनफैक्ट हमारा कोशिश ये है कि पेमेंट टर्म्स हम उनके साथ में और अच्छा करें, जिससे हम उनसे और अच्छा नेगोशिएट कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट पास ऑन कर पाएंगे। प्लस एक और बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम अपने वेंडर्स के साथ में बेटर पेमेंट टर्म्स रखेंगे, तो एक तो ये बेनिफिट है कि वेंडर के पास जब भी कोई नया कलेक्शन आएगा तो वो हमको पहले प्रेफरेंस देगा। दूसरा, वेंडर के पास में जब भी ऑप्शंस होंगे कि 4-5 कस्टमर्स हैं उसके पास में और उसको बड़ा इन्वेंट्री ब्लॉक करना है, तो वो हमारे साथ में करेगा, बिकॉज हमारे साथ में उसके पेमेंट टर्म्स अच्छे होंगे। तो इस तरीके से कंपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। बाकी इनका ग्रोथ वगैरह का गाइडेंस वैसा ही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट का कंपनी ने गाइडेंस दिया है। देन एक और स्ट्रेटेजी कंपनी ने शेयर करी है। सो इनके स्टोर पे जितने भी आइटम्स होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं जो जिनमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करती है कि 2 वीक तक वेट करती है। अगर उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो 3rd वीक से मैनेजमेंट उसको डिस्काउंट पे डाल देती है। मतलब पहले उस आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पे सेल करते हैं, अगर फिर भी सेल नहीं होता तो 50% डिस्काउंट पे करते हैं, एंड अगर फिर भी सेल नहीं होता है तो 70% डिस्काउंट देके कंपनी उस इन्वेंट्री को क्लीन करती है। बिकॉज इनका कहना है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, पहले हम क्या करते थे कि 3 मंथ्स तक वेट करते थे, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे स्टोर के अंदर थ्रूपुट बहुत है, फुटफॉल बहुत है। सो अगर हम मतलब एक ऐसा आर्टिकल जिसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है उसको इतना लंबा होल्ड कर रहे हैं, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको बहुत ज्यादा हाई पड़ रहा है, बिकॉज उसकी वजह से कस्टमर उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और ज्यादा फुटफॉल आ सकता है हमारे स्टोर्स के अंदर, लेकिन वो इन्वेंट्री जिसमें कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो डिले कर रहा है हमारे स्टोर पे आना। तो हम वो पेन लेना पसंद करते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा पेन आया, लेकिन वो इन्वेंट्री क्लीन हो गई और नई इन्वेंट्री आई, नया डिजाइन आया, नया ट्रेंड आया, उसको देख करके और ज्यादा फुटफॉल आया हमारे स्टोर के अंदर। सो ये पूरा स्ट्रेटेजी वगैरह कंपनी फॉलो करती है। एंड देन अगेन इनका वही कहना है कि मे बी प्रोबेबली इन सारी स्ट्रेटेजी की वजह से ही वही पॉइंट कि हमारा 80 to 90% जगह पे हमारा जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से 25 से 30% बेटर है। सो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था V2 रिटेल का। रिजल्ट तो अच्छे हैं ही, एंड अगर आप कमेंट्री भी सुनोगे नेक्स्ट क्वार्टर का, आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, काफी एग्रेसिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने। 55% के रेट से कंपनी एक्सपेंशन रेट टारगेट कर रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब इसमें अगर आप वो वी मार्ट, आदित्य बिरला फैशन रिटेल या और भी जितनी भी रिटेलर्स के साथ में कंपनी को कंपेयर करोगे, सबका गाइडेंस काफी म्यूटेड है। इनफैक्ट वी मार्ट का भी कॉन कॉल अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि लास्ट के कुछ क्वार्टर से ऑफकोर्स हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है, डिमांड ट्रेंड इंप्रूव हुआ है, लेकिन ओवरऑल वैसा डिमांड अभी भी हम नहीं देख पा रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। प्लस दूसरा पॉइंट उनकी मैनेजमेंट ने बोला कि ओवरऑल अगर हम देखें रिटेल इंडस्ट्री में तो हमने जरूर मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप ऑर्गेनाइज रिटेल स्पेस की बात करोगे तो वहां पे हमने मार्केट शेयर लूज किया है, बिकॉज बाकी प्लेयर्स हैं जो काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं और वो ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों हम बार बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उस प्लेयर पे ज्यादा फोकस करना है जो एक इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाई रेट पे ग्रो कर रहा है। बिकॉज सिर्फ ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ के साथ में ये भी पॉइंट आता है कि वो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, जैसे कल्याण ने किया रिटेल ज्वेलरी के अंदर, सेम V2 रिटेल कर रहा है आपका फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। ट्रेंड ये काम 3 साल लगातार किया है उन्होंने, लास्ट 1-2 साल पहले तक, बट V2 रिटेल अभी पिछले कुछ टाइम से उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर सबसे हाई पेस पे ग्रो कर रहा है उस पे सबसे ज्यादा फोकस रहे हमारा। ऑफ कोर्स चीजें चेंज हो सकती है आगे चल के, बट वही हमको ट्रैक करना है। बाकी सारा अगर देखें तो गाइडेंस वगैरह काफी पॉजिटिव है। इनके आई थिंक 10 डेज के अंदर इनका Q4 का बिजनेस अपडेट आना भी स्टार्ट हो जाएगा कि कंपनी का 4th क्वार्टर में कैसा सेल्स रहा, स्टोर एक्सपेंशन कैसा रहा, वो सारे नंबर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।